गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस नाउ अगेन आई एम हियर फॉर टू यू। और फिर से एक बार हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि आपके पास समय का और जगह का कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आप और साथ में जो भी पढ़ रहे हैं वे सभी लोग अपनी इस पढ़ाई को उतने ही आनंद के साथ में पढ़ रहे हैं जितना आप बाकी कार्य करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज फिर से हम लोग अपने हिंदी पुस्तक का जो पाठ 10 हिमालय हम लोगों ने समझा था उसी को आगे बढ़ाएंगे। उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम पाठ के आधार पर उस पाठ के अभ्यास प्रश्न लेखन का कार्य आरंभ करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक, अपनी उत्तर पुस्तिका और अपना पेंसिल और अपना पेन लेकर तैयार हो जाइए। सबसे पहले आप अपनी पुस्तक का पेज नंबर 72 निकाल लीजिए, खोल लीजिए और फिर हम अपना जो अभ्यास लेखन का कार्य है वह साथ में आरंभ करेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, हमारे पुस्तक में जो पाठ 10 हिमालय है उसमें पहला जो कार्य दिया है वह है सही विकल्प का। सही विकल्प के लिए सभी लोग अपनी पेंसिल निकाल लीजिए बेटा। आपका पहला प्रश्न जो है वह श्रुतलेख का है, जो हम लोग अपने उत्तर पुस्तिका में करते हैं और हम लोग अपने कविता के आधार पर जो हमें छोटे छोटे कार्य दिए गए हैं पुस्तक में, पहले उन्हें पूर्ण करेंगे, जिसके लिए आप लोग को हमेशा पेंसिल ही यूज करना चाहिए। ठीक है, पहला वाक्य देखिए हमें दिया है विकल्प में, हिमालय छूता है। तो किसे छूता है? नभ को, सूरज को या चांद को? तो हमें पता है सूरज चांद तो ऊपर है, वहां तक तो नहीं जाता है। हाँ, वह किसे छू लेता है? नभ को। तो अ वाले विकल्प को सही का निशान लगा दीजिए बेटा। फिर ख वाला वाक्य देखिए हमें दिया गया है बेटा कि चंदा अपनी किरणें पहले बिखराता है। किस पर बिखराता है? धरती, हिमालय या सागर? हमने आपको बताया था जो चीज सबसे ऊंची होगी पहले किरणें वहीं पहुंचती हैं। और हमारा ख वाला जो विकल्प है, सॉरी ब नंबर दिया गया है अ ब स, तो हमारा क वाला विकल्प सही है, उसे सही का निशान लगा दीजिए। ग वाला वाक्य देखिए बेटा। ग वाले वाक्य में हमें दिया है कवि ने अमृत जैसा किसे कहा है। 3 विकल्प दिए हैं, बर्फ को, बर्फ तो जमी हुई है, नदी जल को या धरती को। तो धरती तो हमारी माता है, हमें वैसे भी वो बहुत कुछ देती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपका जो नदी का जल था उसे कवि ने अमृत के जैसा कहा है। तो ब वाले विकल्प पर सही का निशान लगा लीजिए। उसके पश्चात घ वाला वाक्य देखिए, हिमालय अपने में किसे भरे हुए हैं? बर्फ को। बर्फ तो कम ज्यादा होती रहती है। घमंड नहीं, हिमालय को घमंड बिल्कुल नहीं है। हाँ, उसमें सबसे ज्यादा क्या भरा हुआ है? गुण। तो स वाला विकल्प जो है उसे सही का निशान लगा लीजिए। इसके पश्चात देखिए बेटा, हमारा अभ्यास प्रश्न जो 3 है ना, अभ्यास प्रश्न 3 जो है वो मौखिक प्रश्न उत्तर है। मौखिक प्रश्न उत्तर है तो हम इसके उत्तर मौखिक ही देंगे। ठीक है, हम यहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उनके संक्षिप्त में उत्तर बताते जाइए। हिमालय कैसा सपना देख रहा है? हिमालय आगे बढ़ते जाने का सपना देख रहा है ना, कविता में लिखा हुआ है पहली लाइन में। हिमगिरी शब्द किसके लिए आया है? हमने आपको बताया था हिम यानी बर्फ और गिरी यानी के पहाड़। बर्फ का पहाड़ यानी हिमगिरी शब्द हिमालय के लिए आया है। हिम आलय, बर्फ का घर, इसलिए भी उसे हिमालय कहते हैं। सूरज सबसे पहले किसे चमकाता है? हिमालय को चमकाता है। अच्छा, हिमालय किसका घर है? हिमालय बहुत सी नदियों का घर है। आपने कविता में देखिए पीछे रीड किया था ना कि कई कई नदियों का घर है, उससे है ये आती। अंतिम प्रश्न दिया है, हिमालय अपने सिर पर किसे रखे हुए है? तो हमने कविता में ही एक लाइन पढ़ी थी, सुंदर हरियाली को अपने सिर पर धरे हुए, यानी हिमालय अपने सिर पर सुंदर हरियाली को रखे हुए है।
इसके पश्चात प्रश्न नंबर 4 आपको दिया गया है, कविता की अधूरी पंक्तियां पूरी कीजिए। तो यह प्रश्न चूंकि आपको कविता की पंक्तियां अधूरी हैं उन्हें पूर्ण करना है, यानी आप कविता को याद करके या अपने पाठ के आधार पर इन पंक्तियों को पूर्ण कर सकते हैं। तो यह कार्य आप लोग स्वयं अपनी पुस्तक में पूर्ण करेंगे, हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि साधारण सी बात है। अगर हमने आपको कविता लर्न करने को कही थी पिछली बार, आपने लर्न अगर कर ली है तो आप इन पंक्तियों को स्वयं से ही लिख सकते हैं। ठीक है, अगला अभ्यास प्रश्न है, 5 सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो हम अभ्यास प्रश्न 5 कर लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज नंबर 5 क वाला वाक्य हमें दिया है कि पर्वत केवल ऊंचे होते हैं, नहीं, पंक्ति में हमने पढ़ा था ऊंचे हैं नीचे हैं, यानी कुछ पर्वत छोटे भी होते हैं और कुछ पर्वत बड़े भी होते हैं, है ना। फिर ख वाला वाक्य देखिए बेटा, तो चूंकि हमें चिन्ह लगाना है इसलिए हमने चिन्ह बनाया है। अगर हमें शब्द लिखना होता तो हम सही या गलत इस तरह लिखते बेटा। ख, अनेक पर्वत हिमालय से भी ऊंचे हैं। चूंकि हम अपनी कविता के आधार पर लिख रहे हैं, लेकिन हमारी कविता में क्या लिखा है कि सभी पर्वतों से बढ़कर है, नभ को जाकर छूता है, किस पर्वत में है हिमगिरी से ऊंचे जाने का बूता, यानी पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है, तो अनेक पर्वत हिमालय से ऊंचे नहीं है, इसलिए यह वाक्य भी कैसा हो गया, गलत हो गया है बेटा। फिर ग वाला देखिए, सूरज सबसे पहले हिमालय को चमकाता है, सही बात है, तो सही का निशान लगा दीजिए। घ वाला वाक्य, हिमालय से कई नदियां निकलती हैं, सही बात है, तो यह वाक्य भी कैसा हो गया, सही हो गया है बेटा। अंतिम कथन देखिए, हिमालय अंतरिक्ष का मस्तक है, अंतरिक्ष मतलब पूरा आपका जो प्लेनेट है, नहीं, हिमालय भारत देश में है तो वो भारत देश का मस्तक है, इसलिए यह वाक्य गलत हो गया है, तो हम गलत का चिन्ह लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके पश्चात हमें प्रश्न उत्तर लेखन दिया है, वो हम इसके बाद में एक साथ अपनी पुस्तिका में करेंगे, है ना, जहाँ हम अपने उत्तर लिखते हैं। फिर है हमें बेटा भाषा की समझ। तो भाषा की समझ में हमने हमेशा से बताया है कि हम क्या करते हैं, पाठ में व्याकरणगत जो कार्य दिया जाता है वह करते हैं, है ना। तो पहला हमें दिया है, देखिए बेटा, क्रिया के बारे में। क्रिया हम वैसे आपको समझा देते हैं और बता भी चुके, लेकिन एक बार और शॉर्ट में बता देते हैं कि क्रिया के जिस रूप से हमें उसके करने या होने के समय का बोध होता है, यानी आप जब कोई काम करते हैं तो उस काम को आपने किस समय में किया है, उस समय का पता आपको जिस शब्द या जिस तरह से पता चलता है उसे हम लोग काल कहते हैं। जैसे काल 3 प्रकार का होता है। अगर कोई सा काम बीते हुए समय में हुआ है और हमें जिस क्रिया रूप से ये पता चले वो होता है भूतकाल। फिर वर्तमान में जो चल रहा है समय है उसमें यदि कोई क्रिया संपन्न हुई है, संपन्न होना मतलब पूरी होना, तो वो वाला जो क्रिया का शब्द रूप होता है वो होता है वर्तमान काल। सिंपली, मैं कल गया था, मैं लिख रहा था मतलब मैं आज से पहले या अभी 2 मिनट से पहले वो काम कर रहा था, तो वो क्या हो गया, भूत, बीता हुआ समय का। लेकिन क्रिया मैंने क्या, रहा था, गया था, जाने का या लिखने का जो काम था वो पिछले समय में, तो मैंने क्रिया में था लगा दिया, उससे मुझे पता चला कि वो काम भूतकाल में हुआ था या पिछले समय में, तो मैं उस क्रिया रूप को क्या कहूंगी, भूतकाल। मैं लिख रही हूँ, वह जा रहा है, जाने की क्रिया हो रही है, लिखने की क्रिया, लेकिन अभी एट अ टाइम प्रेजेंट में हो रही है, तो ये समय क्या हो गया, वर्तमान का समय है। इसलिए मैं इस क्रिया रूप को या जो क्रिया रूप का जो मैंने शब्द यूज किया है, रहा है, रही हूँ, रहा है, वो क्या हो जाता है, वर्तमान काल हो जाता है। और यदि आप क्रिया कर रहे हैं लेकिन आने वाले समय में कर रहे हैं
और उसको बताने के लिए अगर आपको शब्द या क्रिया का रूप प्रयोग करते हैं तो वो हो जाता है भविष्यत काल की। ठीक है, तो इसके आधार पर हमको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उन वाक्यों को हमें पढ़ना है और ये बताना है कि वो जो वाक्य में क्रिया हुई है वो कौन से समय में हुई है। पिछला समय यानी भूतकाल में हुए, अभी वर्तमान में हो रही है तो वर्तमान काल में, और यदि आने वाले समय में होने का पता चलेगा तो हम उसे भविष्यत काल लिख देंगे। तो चलिए हमसे शुरू करते हैं। क वाला वाक्य, सूरज हिमालय को चमका रहा है। सूरज हिमालय को चमका रहा है मतलब अभी भी चमका रहा है, इस समय भी आप यहाँ बैठे लेकिन सूरज वहां पर अपना काम कर रहा है, यानी वो काम अभी कैसा हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है। तो क्रिया कौन सी हो गई, वर्तमान काल की हो गई। ठीक है, इसके पश्चात मैंने हिमालय की चढ़ाई की थी। 10 मिनट पहले की थी, 10 घंटे पहले की थी या 10 साल पहले की थी, आप अभी तुरंत नहीं कर रहे हो। तो ये बीते समय की बात हो गई और बीते समय की बात जो होती है वो भूतकाल होती है। भूत, जो चले गए, जो पहले थे वे भूत हो जाते हैं ना। अक्सर हम लोग भूत शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं, जो पहले थे आज नहीं है, लेकिन अगर हमें गलती से दिख जाए तो हम बोलते हैं भूत आया, भूत आया। तो जो क्रिया पहले के समय में हो चुकी है और अभी हम उसकी बात कर रहे हैं तो उसको भी हम क्या कहते हैं, भूतकाल की क्रिया। चलिए तीसरा वाक्य, हिमालय भारत का गौरव बढ़ाता रहेगा। रहेगा मतलब हम रहे न रहे वो होता रहेगा, ये भविष्य की बात हो रही है। तो हमारी क्रिया कैसी होगी बेटा, भविष्यत काल की। ठीक है, जिस समय में हो रहा है उस समय का नाम उसी के आधार पर हो गया। वर्तमान में हो रहा है तो वर्तमान काल, यदि भूत समय में हुआ तो भूतकाल, यदि भविष्य समय में हो रहा है तो भविष्यत काल। चलिए पेज पलटा लीजिए, घ वाला वाक्य देखिए, अनेक नदियां हिमालय से निकलती हैं। अभी भी निकलती हैं वर्तमान समय में, तो ये कैसा हो गया, वर्तमान काल, है ना। चलिए अंग वाला वाक्य देखिए, हम हिमालय से सीख लेंगे। लेंगे मतलब भविष्यत काल, एंगे आ गया ना। अभी हम हिमालय के बारे में पढ़ लें, फिर हम क्या करेंगे, उससे सीख लेंगे। चलिए इसके पश्चात एक्सरसाइज नंबर 2 में उन्होंने हमें क्या किया है बेटा, देखिए 4 शब्द दिए हैं। प्रत्येक समूह में जो शब्द समानार्थी नहीं है, समानार्थी मतलब सेम नहीं है अर्थ देने में, उस वाले शब्द को हमको गोला लगाना है ना। जो ऑड वर्ड है उसको चूज करके उसको हमको क्या करना है, सर्कल करना है। जैसे आपको पहला उदाहरण दिया है क वाला वाक्य देखिए, क वाले में देखिए उन्होंने 4 शब्द दिए थे, पहाड़, पर्वत, गिरी। ये तीनों का मतलब होता है पहाड़, पर्वत, गिरी। लेकिन चौथा दिया है चट्टान, जो कि क्या है बेटा, अलग है। चट्टान से मिलकर पहाड़, पर्वत या गिरी बनता है, लेकिन एक अकेली चट्टान मतलब एक अकेला जो पत्थर पड़ा होता है वो पहाड़ नहीं होता है। तो वो शब्द क्या हो गया, उस लाइन में अलग हो गया, तो उसको हमने गोला लगा दिया। उसी प्रकार ख वाले में देखिए, नभ सिर के ऊपर हो, आकाश वो भी ऊपर ही है, गगन उसका मतलब भी वही है जो आपके सिर पर फैला हुआ है, अथाह। लेकिन मगन का मतलब होता है लगे रहना, तो यह शब्द समानार्थी नहीं है, उसे गोला लगा दीजिए। हम अलग करके लिख रहे हैं, आप उस पर गोला लगा दीजिए बेटा। ठीक है, फिर तीसरा है सूर्य, वो जो चमक रहा है ना, गर्मी देता है। भास्कर यानी भी वही जो आसमान में लाल लाल सोने के गोले की तरह है। और रवि का मतलब भी होता है सूर्य, लेकिन स्वर, स्वर का मतलब होता है आवाज या ध्वनि, है ना, जो मुख से निकलते हैं। तो यहाँ पर यह वाला शब्द जो है वो थोड़ा सा अलग है। फिर घ नंबर पे देखिए बेटा, एक शब्द दिया है अंबा, वसुधा, धरती और भूमि। इसमें से
भूमि, धरती और वसुधा, तीनों का अर्थ एक ही होता है। वो जो आपके पैरों के नीचे यहाँ से वहाँ तक फैली हुई है, बिछी हुई है, जमीन, धरती, वसुधा, भूमि, जो भी आप कहें, लेकिन अम्बा का मतलब होता है माता। तो यह शब्द कैसा है? अलग है। इसे गोला लगा दीजिए। तत्पश्चात देखिए शब्द दिया है चांद, इंदु, शशि। इन तीनों का मतलब वो जो रात में सुंदर सा सिल्वर कलर का चमकता है ना, चांदी के जैसा, वो होता है। लेकिन दिनकर जो दिन में निकलता है यानी सूर्य, तो दिनकर शब्द जो है वह अलग है। उसे अलग कर दीजिए, उस पर गोला बना दीजिए। ठीक है, चलिए फिर एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 में हमें सही जोड़ी मिलाना है बेटा। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद या गंध, उसके गुण या दोष के बारे में बताते हैं वह गुणवाचक विशेषण होते हैं। हमने इसके पहले अपने व्याकरण में विशेषण विषय को पढ़ा था, उसमें हमने विशेषण के भेद पढ़े थे। उसमें हमने जरूर पढ़ा था कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता तो बताते हैं, लेकिन कैसी विशेषता? या तो उसके रंग के बारे में, या उसके रूप के बारे में, या उसके आकार, प्रकार, डिजाइन के बारे में, या उसके टेस्ट के बारे में, स्मेल के बारे में, या उसकी अच्छी चीज़ों के बारे में, या बुराई के बारे में बताते हैं, या विशेषता बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? कुछ संज्ञाएं दी गई हैं शब्द, उनके सामने कुछ विशेषण दिए हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग मैच करना है। जैसे है आपका क वाला, है ना, ऊंचा। तो ऊंचा क्या होता है? पर्वत होता है। ये हो गया ऊंचा पर्वत। मैच कर दीजिए। ख नंबर पर देखिए, उन्होंने दिया है हमें नीला आसमान। नीला तो उन्होंने स्वयं मिलाकर दिया है क्योंकि आसमान नीला है, तो उसे आसमान से मैच कर दीजिए। ग नंबर का वाक्य देखिए बेटा, चमकीला सूरज होता है। चमकीला पेड़ तो नहीं हो सकता, है ना, और ना ही चमकीला पानी हो सकता है। तो जो विशेषण जिस संज्ञा शब्द के साथ में सही बैठता है, हम उसको उसी के साथ लिख रहे हैं। हरा क्या होता है? हरियाली होती है, आप बोल दोगे, पर हरियाली अपने आप में जो है बेटा वो कभी कभी विशेषण भाववाचक संज्ञा है ना। तो हरा पेड़ होता है। हमने पीछे पढ़ा था अपनी कविता में कि ठंडा पानी और सुंदर हरियाली होती है ना। तो हम सुंदर को किससे मैच कर रहे हैं? हरियाली से। हरे में हरियाली होती है, यानी कि इसके साथ ये नहीं हो सकता है ना। चलिए फिर एक्सरसाइज नंबर 4 बहुत आसान है। आपको शब्द जाल दिया है। शब्द जाल मतलब मिक्स कर दिए हैं सारे वर्ण, और उसमें से 5 भाववाचक संज्ञा निकालनी है। संज्ञा हमने बहुत पहले पढ़ी थी बेटा, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। आज हम इस शब्द जाल में से 5 भाववाचक संज्ञाएं निकालेंगे। जैसे पहला है हमारा हरियाली। देखिए आपके ये जो शब्द जाल दिया है, यहाँ पर ये ऐसे सतत में अक्षर दिए हैं, है ना, उससे हम शब्द बना रहे हैं, क्योंकि हमने अलग से कुछ नहीं किया है। जो वहां पर एक के बाद क्रम से, या तो दाएं से बाएं या तो ऊपर से नीचे की तरफ। तो पहला शब्द लिख दीजिए हरियाली। दूसरा है ऊंचाई। ऊंचाई, ठीक है। तीसरा शब्द है सुंदरता। क्या है? सुंदरता। चौथा शब्द हमें दिया गया है, उसे जाल में से हम निकालते हैं मिठास। मीठे में क्या होती है? मिठास
का भाव होता है, सुंदर में सुंदरता का भाव होता है, ऊंचे में ऊंचाई का भाव होता है, हरे में हरियाली का भाव होता है ना। अभी हमने बताया था ना कि हरियाली जो है वो एक संज्ञा शब्द है। कैसा? भाववाचक संज्ञा। तो उसकी सुंदरता ये विशेषण है। ठीक है। फिर और एक हमें निकालना है ईमानदारी। ईमानदार व्यक्ति में क्या होता है? ईमानदारी। तो ये भी हमारी भाववाचक संज्ञा है। चलिए अंतिम एक्सरसाइज नंबर 5 विलोम शब्द लिखना है हमें। क जैसे आपको दिया है ऊंचा, तो ऊंचा का विलोम क्या दिया गया है बेटा? नीचा, है ना। ख नंबर पर देखिए आपको शब्द दिया है सपना। सपना मतलब जो हम लोग देख रहे होते हैं, तो उसका जस्ट विलोम क्या होगा? या तो हकीकत या तो समक्ष, है ना। या दोनों लिख सकते हैं जो हमारे समक्ष होता है। प्रत्यक्ष भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष का विलोम हो जाता है अप्रत्यक्ष, इसलिए हम यहाँ पर वह शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसके पश्चात है अमृत। अमृत का विलोम होता है विष, है ना। जहर नहीं लिखेंगे, जहर जो होता है वह उसके लिए सही शब्द नहीं है। हमने पढ़ा था विलोम शब्द का भी एक नियम होता है बेटा कि अगर विलोम शब्द तत्सम का है तो उसका जो अपोजिट होगा वो भी तत्सम का होगा, और यदि दिया गया शब्द तद्भव है तो उसका विलोम शब्द भी तद्भव वाला ही होगा। मीठा, तो मीठा का हो जाएगा खट्टा, है ना। खट्टा मीठा हमेशा साथ नहीं चलता है। फिर सुंदर, तो असुंदर भी लिख सकते हैं, कुरूप भी लिख सकते हैं। और अंतिम दिया गया है गुण। गुण का होता है अवगुण। चलिए, तो ये पुस्तक का लेखन कार्य तो यहाँ समाप्त हो रहा है। इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे? अपने अभ्यास प्रश्न जो उत्तर पुस्तिका का है बेटा उसमें करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसे कर लीजिए अपनी पुस्तक में। अब हम इस कार्य को यहाँ से हटा रहे हैं ताकि हम अपना जो उत्तर पुस्तिका लेखन का कार्य वह आरंभ कर सके बेटा। तो उसके लिए आप सभी लोग अपनी पेन और अपनी कॉपी निकाल लीजिए, नोटबुक जो है। और यह कार्य हम बहुत व्यवस्थित और सुंदर अक्षरों में करेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें उसे दोबारा करना पड़े या उसे पढ़ने में हमें कोई परेशानी हो। ठीक है, और आप सबको बताएं कि जब भी हम अपना वर्क शुरू करते हैं ऊपर पेज पर बाकायदा पाठ का नंबर, पाठ का नाम डालेंगे। उसके पश्चात हम अपना लेखन कार्य जो है वह शीर्षक के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? श्रुत लेख बेटा। ठीक है, श्रुत लेख में पहला शब्द, जैसे कि आप सबको पता है कि हम 3 बार लिखते हैं। श्रुत लेख में हम पहला शब्द लिख रहे हैं पर्वत, है ना, जो कि हमारी पुस्तक में दिया गया है। फिर उसके पश्चात दूसरा शब्द है हिमगिरी, हिमगिरी। ठीक है, तीसरा शब्द हमें दिया गया है बेटा अमृत, अमृत, री ऋषि की मात्रा लगा दीजिए। तत्पश्चात मस्तक, मस्तक यानी कि आपका सर, है ना, सामने की तरफ जो है। फिर हमें कुछ शब्द हमने स्वयं से भी निकाले हैं, जैसे ऊंचे, ऊंचे, है ना, देख रहा है बढ़ते जाने का सपना। एक शब्द दिया है बेटा गौरव,
इसके पश्चात कार्य समाप्त होते ही वहां पर 2 रेखाएं खींच दीजिए ताकि वह कार्य वहां समाप्त हुआ हमें ये अच्छे से पता चल जाए। इसके पश्चात जैसा कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं बेटा, सबको पता है शब्दार्थ लेखन का कार्य करते हैं। चलिए तो हम इसके बाद शब्दार्थ लेखन का कार्य आरंभ कर रहे हैं। आप लोग इसके नीचे से आपके पास यदि स्थान बच रहा है तो वहां से भी आप शब्दार्थ लेखन का कार्य आरंभ कर सकते हैं। बहुत कम शब्दार्थ दिए हैं वैसे तो हमें इसमें। फिर से दूसरा डालिए, शब्दार्थ लेखन। ठीक है, शब्दार्थ लेखन के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, बीच में इस तरह की 2 रेखाएं डालते हैं और एक तरफ शब्द और एक तरफ अर्थ लिखते हैं बेटा। पहला शब्द दिया है हमें हिमगिरी, ये रहा हिमगिरी। यहां पार्ट में हिमगिरी से अर्थ है हिमालय। ठीक है, फिर दूसरा शब्द हमें दिया गया है बेटा बूता, यानी कि हिम्मत। तीसरा शब्दार्थ देखिए आपके पुस्तक में दिया है धरे। धरे मतलब कि रखना बेटा, रखें। उसके पश्चात एक और शब्द दिया है मस्तक। मैंने आपको अभी बताया था मस्तक का अर्थ होता है माथा। ठीक है, ये रहा। अंतिम शब्दार्थ हमें दिया है बिखराता। तो बिखराता का अर्थ हमने जब पाठ पढ़ा था तो समझाया था कि फैलाना होता है, तो इसका अर्थ लिख दीजिए फैलाता। ठीक है, जैसे कार्य समाप्त हो तुरंत वहां पर हम क्या करते हैं, इस प्रकार से रेखा खींच देते हैं ताकि हमारे सभी कार्य अलग अलग हमें पता चल सके। चलिए, अंतिम जो हम इसके पश्चात अपना कार्य करते हैं वह होता है प्रश्न उत्तर लेखन का। तो हम इस पुराने कार्य को यहाँ से हटा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपने अपनी पुस्तक में जो लेखन कार्य है वह पूर्ण कर लिया होगा। आप जब तक इस कार्य को करते हैं, हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर लेखन का कार्य आरंभ कर रहे हैं और सभी बच्चे अपनी जो लेखन की गति है उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। आप लोग एक बड़ी कक्षा में आ चुके हैं, अगले वर्ष आप और इससे भी बड़ी कक्षा में जाएंगे। तो चूंकि अभी हम लोग साथ में नहीं हैं, लेकिन आपको अपनी लेखन गति को कम नहीं होने देना है बल्कि बढ़ाना है। ठीक है, और वो कैसे बढ़ेगी, जब आपकी पढ़ने की गति तेज होगी, जब आपका शब्द ज्ञान, आपका शब्द भंडार अच्छा होगा। तो बेटा आप जब भी लिखें उसे पढ़ते जाइए साथ में। ठीक है, चलिए प्रश्न उत्तर लेखन के लिए फिर से हम ऊपर एक बार शीर्षक लिख रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पुस्तक वाले ने हमसे उत्तर मांगे हैं और हम भी लिख देते हैं। क वाला प्रश्न हमें क्या दिया है, बढ़ते जाने का सपना कौन देख रहा है। बढ़ते जाने का सपना कौन देख रहा है और क्यों, है ना। हमें 2 प्रश्न एक साथ दिए हैं, और क्यों। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। शब्दों और आपके वर्णों के बीच में पर्याप्त दूरी रखिए। उत्तर बहुत सरल है, बढ़ते जाने का सपना हिमालय देख रहा है। बढ़ते जाने का सपना सभी को पता है ना, हिमालय देख रहा है। अब हमारा मुख्य प्रश्न है कि क्यों। तो यहाँ
यहाँ से हमारा दूसरा उत्तर जो है वो शुरू होता है, क्योंकि वह सदैव क्या करना चाहता है, हमारे भारत देश का गौरव बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वह सदैव भारत देश का गौरव बढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। पूर्ण विराम लगा दीजिए बेटा, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर वह क्यों लिखा है? हमने हमेशा से पढ़ा था कि जो पर्वतों के नाम होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, इसलिए हमारी क्रिया भी कैसी बेटा? पुल्लिंग की है। सॉरी, क्रिया नहीं, यहाँ पर हमने जो सर्वनाम प्रयोग किया है वह पुल्लिंग का किया है। ख वाला प्रश्न देखिए। ख वाला प्रश्न हमें दिया गया है, हिमालय के साथ सूरज और चांद। हिमालय के साथ सूरज और चांद कैसा या क्या विशेष बर्ताव करते हैं, है ना? क्या विशेष बर्ताव, बर्ताव मतलब व्यवहार बेटा, बर्ताव करते हैं। ऐसा क्या स्पेशल उसके साथ में वो लोग करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर दिया गया है ना? हमें वो बताना पड़ेगा। सभी के साथ हमारा व्यवहार एक जैसा नहीं होता है, तो ऐसे ही हिमालय के साथ भी एक स्पेशल व्यवहार किया जाता है। वो क्यों और क्या होता है? चलिए, तो हम उत्तर लिखते हैं, हिमालय के साथ सूरज और चंदा, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है हिमालय को सूरज और चंदा की तरफ से। के साथ सूरज और चांद सबसे पहले इस पर अपनी किरणें बिखराकर यही करते हैं ना? क्यों कुछ करते हैं? नहीं। सूरज भी आता है तो सबसे पहले अपनी किरणें हिमालय पर डालता है, चंदा भी जब शाम को रात को आता है तो अपनी किरणें सबसे पहले किस पर डालता है? हिमालय पर डालता है। बिखराकर विशेष बर्ताव करते हैं, बर्ताव करते हैं। पूर्ण विराम। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा शुद्ध नहीं हो रहा है। चलिए, ठीक है। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा इस आंसर में। प्रश्न नंबर ग को लिखने के लिए हम इस और का कार्य यहां से हटा रहे हैं। मात्राओं का और अक्षरों की शुद्धता का ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर ग बहुत सरल सा दिया है, हिमालय की नदियों की क्या विशेषता है? नदियां तो सब जगह है, पर हिमालय की नदियों की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। उत्तर देश में नदियां तो कई जगह से आती है, पर हिमालय की क्या स्पेशल है? हमने आपको पाठ समझाया था तो बताया था कि हिमालय से जो नदियां निकलती है ना बेटा, चूंकि बहुत वहां पर शुद्धता होती है, चूंकि पर्वतों पर कोई चढ़ने तो जाता नहीं है ना, तो वहां का पानी भी जो होता है वो सबसे शुद्ध होता है। कहते हैं गंगा का पानी कई वर्षों तक खराब नहीं होता यदि आप उसे स्टोर करके रखते हैं। और गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से।
तो नदियों की विशेषता है कि क्या है, वे अपने साथ मीठा पानी लाती हैं, है ना, कि ये अपने साथ क्या लाती हैं, मीठा पानी लाती हैं, मीठा पानी लाती है। पूर्ण विराम लगा दीजिए। ठीक है, घ वाला प्रश्न देखिए, ये कहें या वे कहें। घ वाला प्रश्न है हमारा बेटा, हिमालय का गौरव किस प्रकार बढ़ रहा है। हिमालय का गौरव किस प्रकार बढ़ रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए, कैसे बढ़ रहा है ये तो बताना पड़ेगा। हिमालय स्वयं से बढ़ा रहा है क्या। हिमालय का गौरव, अब चूंकि वो तो पर्वत है ना, कोई मनुष्य तो है नहीं जो दिन रात कुछ काम करके अपना गौरव बढ़ा रहा है, तो फिर उसका गौरव कैसे बढ़ रहा है। गौरव प्रतिदिन इसकी बढ़ती ऊंचाई है ना, क्योंकि निर्जीव चीज है हमारी नजर में, लेकिन उसमें भी देखो कुछ ना कुछ रोज बढ़ रहा है। इसकी बढ़ती ऊंचाई और गुणों के साथ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। पूर्ण विराम। चलिए, अंतिम प्रश्न हमें दिया है, उसे भी हम पूर्ण कर लेते हैं। अंतिम प्रश्न है बेटा हमारा, हिमालय को भारत का मस्तक क्यों कहा गया है। ठीक है, अब ये भी एक अच्छी बात है, तो हम लिख देते हैं, हिमालय को भारत का मस्तक क्यों, रीजन देना है हमें, क्यों कहा गया है। कोई बात, कोई शब्द यदि विशेष होता है तो उसे हम क्या करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए हम रीजन भी लिख देते हैं कि आखिर हिमालय को ही भारत का मस्तक क्यों कहा गया है। मस्तक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, हमारी पूरी बॉडी में सबसे यदि कोई मुख्य चीज है तो वो हमारा मस्तक ही है। चलिए, तो उत्तर में लिखते हैं, हिमालय की स्थिति है ना, हिमालय जो है वो भारत देश में किस जगह पर, कहां पर स्पेशल है, उसकी वजह से, है ना, कि स्थिति भौगोलिक रचना के हिसाब से देखिए बेटा, स्थिति एवं गुणों के कारण, इसे भारत का मस्तक कहा गया है। इसे भारत का मस्तक कहा गया है। ठीक है, कार्य समाप्त हुआ, हमने पुनः यहाँ पर रेखा खींच दी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज हम लोगों ने जो भी अभ्यास प्रश्न लेखन का कार्य किया वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग ध्यान से अपने कार्य को करें, और कहीं पर भी यदि आपको कोई संशय की स्थिति है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। एक हल्का सा चेंज कर रही हूँ, थोड़ा स्थिति। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा पार्ट 10 हिमालय यहाँ पर समाप्त होता है। अगली बार हम फिर से एक नए विषय, एक नए पाठ के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोग अपना कार्य लगन से ध्यानपूर्वक करेंगे, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।